हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रोथ जलीसित माय नेम। स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट में। तो अभी हमने बात की जेई मेन के ऊपर, पूरा डिफाइन किया, एक एक चीज को कवर किया हुआ है। लेकिन अब हम आ गए जेई एडवांस के ऊपर, राइट। सो जेई मेंस में मैंने आपको बताया था कि किस लिए एग्जाम होता है। आईआईटीज, राइट, ट्रिपल आईटीज, यहां पर एनआईटीज, इनके लिए होता है ये कहीं ना कहीं, और जीएफटीआई जैसे कॉलेजेस के लिए ये एग्जाम होता है। लेकिन जेई एडवांस जो है, ये भी आप एग्जाम दे सकते हो और इससे आप आईआईटी कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये आपके हाथ में नहीं होता है। जब आप जेई मेंस को दोगे और उसमें से क्वालिफाई करोगे, क्वालिफाई से मतलब क्या है, मान लीजिए 10 लाख लोग आए, तो उसमें से 10-15% स्टूडेंट जो क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि इसकी सीट कितनी है भाई साहब, 16,000 है, राइट। सो 16,000 सीटों के लिए ये कहीं ना कहीं बोल देते हैं कि भाई साहब ठीक है, जितने 1.5 लाख 2 लाख बच्चों को क्वालिफाई कर दिया जाएगा, वो 2 लाख बच्चे इन 16,000 सीटों के लिए फाइट करेंगे। बाकी जो 8 लाख है 10 लाख में से, इनको नहीं मिल पाएगा। इनको एनआईटी, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई ये टारगेट कर सकते हैं। सो जेई एडवांस आप जब ही दे पाओगे जब जेई मेन में क्वालिफाई हो पाओगे। क्वालिफाई होने का सिंपल सा रूल है कि उन 10-15%, 20% के अंदर 15% आप मान लो कि लोगों में आना, मतलब आपकी रैंक वहां पर 1 लाख होगी, अगर 1.5 लाख के अंदर होगी, तभी आप जेई एडवांस दे पाओगे, राइट। क्लियर है। चलो अब हम जेई एडवांस के बारे में समझते हैं। तो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये भी है, बेसिकली ये भी एक एग्जाम है। किसके लिए? इंजीनियरिंग के लिए। जैसे एमबीए में केट होता है। केट किस लिए होता है, मैंने पहले भी बताया था वीडियो में, याद करिए। एमबीए के लिए होता है। तो टॉप एम्स जैसे कॉलेज, आईआईएम जैसे कॉलेजेस के लिए क्या होता है, केट होता है, राइट। यहां पर अगर हम बात करें मेडिकल में एमबीबीएस करना हो या एम्स जैसे कॉलेजेस में जाना है तो नीट होता है। इसी तरह से टॉप लॉ कॉलेजेस में जाना है तो क्लेट होता है। तो मास कम्युनिकेशन हो या दूसरे हो, सब में ऐसे ही एग्जाम हो रहे होते हैं। सो यहां पर भी इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट और टॉप लेवल का एग्जाम है। नंबर 1 इंस्टीट्यूट, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5 इंस्टीट्यूट में एग्जाम लेने के लिए, वो भले आईआईटी खड़गपुर हो, आईआईटी दिल्ली हो, आईआईटी कानपुर हो, आईआईटी बॉम्बे हो, आईआईटी हैदराबाद हो, आईआईटी गुवाहाटी, सारे आईआईटीज के लिए सीधे से समझिए आपको जेई एडवांस देना होता है। लेकिन जेई एडवांस तभी दे सकते हो, आप डायरेक्टली इस फॉर्म को नहीं भर सकते। आप कब दे सकते हो, मैं बेसिक से समझा रहा हूं। आई एम सो सॉरी अगर आपको ये सारी चीजें पता हो, लेकिन वीडियो पूरा देखना, बड़ी काम की चीजें आने वाली है, एक एक चीज समझाऊंगा। सो ये आप जेई मेंस के बाद ही दे पाओगे, राइट। अब अगर हम बात करें कितने इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं, मैंने कहा सारे आईआईटीज पार्टिसिपेट करते हैं। 23 आईआईटीज है, सारे के सारे पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। अब यहां पर देखिए हेल्ड 2.5 लाख के अंदर इन्होंने बताया है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है कि कितने स्टूडेंट बैठ रहे हैं उनमें से। तो आप ये मान के चलिए कि आपको 20% के अंदर आना होगा। तो अगर 10 लाख लोग बैठ रहे हैं तो आपको 2 लाख समझ के चलो, ये टारगेट करके चलोगे, तभी आपका नंबर आईआईटी के लिए आ पाएगा। चलिए इस कॉलेज की इस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस, क्योंकि वो जो होता है वो मेंस होता है उसका नाम, राइट, और इसका एडवांस होता है। कंडक्टेड बॉडी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आईआईटीज खड़गपुर, कानपुर, मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, गुवाहाटी, रुड़की और आईआईएससी बेंगलोर, ये करा रहे होते हैं। इनमें से कोई एक बॉडी यहां पर है जो हर साल करा रही होती है, थोड़ा बहुत चेंज होती रहती है। फ्रीक्वेंसी की बात करें, एक साल में एक ही होता है। अब जेई मेंस आपने देखा है, जेई मेंस क्या था, पिछले साल 4 बार हुआ था। तो 4 बार में से अगर आपकी रैंक अच्छी आई होगी तो भी आपको मौका मिल जाएगा। इस बार सिर्फ 2 ही साल हो रहा है, लेकिन उन 2 में से जिनकी टॉप रैंक आएगी, उन 20% में से उनको ही मौका मिलेगा। तो ये तो एक ही बार होगा ना, राइट, एक बार होगा। नेशनल लेवल एग्जाम है, क्योंकि यहाँ पर बाहर से भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो होते हैं ना, कई तो यहाँ पर बांग्लादेश, यहाँ पर अफगानिस्तान, न जाने कहाँ से, यूरोप जैसी कंट्री से भी आवेदन कर रहे होते हैं। इंग्लिश में और हिंदी में 2 लैंग्वेज में होता है, ऑनलाइन होता है। अच्छा, यहाँ पर हम बता दें एप्लीकेशन फीस की बात करें, फीमेल के लिए यहाँ पर अगर SC ST कैटेगरी की है तो 1400 रुपए, ऑल आर अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 2800 रुपए, मतलब 2800 रुपीस यहाँ पर फीस होती है, एग्जाम फीस। अगर हम मोड ऑफ एग्जाम करें, ऑनलाइन होता है, राइट। मोड ऑफ काउंसलिंग बात करें, ऑनलाइन थ्रू जोसा। जोसा काउंसलिंग क्या है? जोसा की काउंसलिंग से ही आपको आईआईटीज मिलते हैं, इसी से एनआईटीज भी मिलते हैं, और इसी से ट्रिपल आईटीज भी मिलते हैं, और इसी से
GFTIs भी मिलते हैं, IIES जैसे कॉलेज भी इसी से मिलते हैं। सो अभी हम इसके बारे में डेप्थ में बात करेंगे, राइट। और फिर कि कौन कौन सी काउंसलिंग है, क्या है, जैसा कि काउंसलिंग पे भी सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, सारी चीजें समझाई हुई है कि एक बार सारे कॉलेजेस की लिस्ट भरनी पड़ती है आपको। सो अगर आपने मान लीजिए जेई एडवांस नहीं दिया, जेई मेंस वाले भी जोसा ही काउंसलिंग करेंगे, लेकिन उनको कॉलेजेस के ऑप्शन नहीं दिखेंगे, उनको आईआईटी नहीं दिखेगा। और जिन्होंने एडवांस दिया है उसको आईआईटीज भी दिखेंगे, एनआईटीज भी दिखेंगे, ट्रिपल आईटीज भी दिखाएंगे। तो सारे कॉलेज मिला के आपके पास 400 प्लस कॉलेजेस हो जाएंगे, राइट। अगर आपने जेई एडवांस दिया और नहीं दिया है तो आपको कम कॉलेजेस रहेंगे, राइट। 600 कॉलेजेस चले जाते हैं किसमें, इसमें एडवांस वालों के पास। तो बस ये एक क्राइटेरिया रहता है और कोई क्राइटेरिया नहीं रहता है, आपको ये चीज समझनी होगी। पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस, राइट, जाहिर सी बात है यहां पर पार्टिसिपेटिंग जो कॉलेजेस हैं वो 23 आईआईटीज है, IISc है, 5 IISER है, IIPE है, IIST है और RGIPT है। सो ये सारे कॉलेजेस में एडमिशन जो कि टॉप रैंक के कॉलेजेस हैं, अगर हम इनमें से बिट्स गोवा और ये इनको छोड़ दें, बिट्स पिलानी को, तो टॉप रैंक के कॉलेजेस हैं वो बिट्स से होते हैं। बट सारे के सारे कॉलेज, इतने सारे टॉप कॉलेजेस जेई एडवांस के थ्रू मिल रहे होते हैं। हालांकि इनमें कुछ एनआईटीज भी है, राइट, जो जेई मेन से भी मिल जाते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बड़ा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक टेक जुड़ जाता है, एक ब्रांड जुड़ जाता है। कई बार तो आईआईटी का ब्रांड जुड़ना ही बहुत काबिल तारीफ होती है और यहाँ पर आपको इजीली लोन सोन और जो इज्जत शोहरत मिलती है ना वो अलग होती है। चलिए अगर हम बात करें एग्जाम ड्यूरेशन की, तो पेपर 1 3 घंटे का, पेपर 2 3 घंटे का होता है। नंबर ऑफ सीट जैसे कि मैं बता रहा था 16,000 सीटें, तो ये आपको देख पा रहे हो 16,232 सीट्स है। कोर्स ओवर 4 साल का बीटेक प्रोग्राम और 5 साल का बी आर्किटेक्चर प्रोग्राम या डबल डिग्री जो प्रोग्राम होते हैं, बीटेक प्लस एमटेक, ये सब आप यहाँ से कर सकते हो, BS MS कर सकते हो, राइट। इंटीग्रेटेड मास्टर कोर्सेज भी आप कर सकते हो, डबल डिग्री कोर्सेज भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट, 2022 में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है उनके बारे में बात कर लेते हैं, राइट। जेई एडवांस रजिस्ट्रेशन वगैरह जून में चालू होंगे, क्योंकि अभी यहां पर देखो अप्रैल में जेई मेन का पहला एक सेशन होने वाला है और उसके बाद मई में दूसरा सेशन होगा, फिर दोनों का रिजल्ट, इसका अप्रैल का मई में आएगा, मई का जून में आएगा। तो उन दोनों के रिजल्ट आने के बाद ही ये होगा। तो अभी हो सकता है ये आगे भी बढ़ जाए, हो सकता है, राइट। बाकी अगर आप देखो तो डेट सेट आ चुकी है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। बट अगर आगे बढ़ती है तो वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सो यहाँ पर आपने देखा रजिस्ट्रेशन वगैरह जून से 8 जून से चालू हो जाएंगे। 14 जून से यहाँ पर आप कर सकते हो कि एडवांस और इन सारी चीजों के लिए, राइट। अगर हम बात करें एडमिट कार्ड के लिए तो वो आपको 27 जून से हो जाएंगे, राइट। एग्जाम जो है वो आपका जरूर 3 जुलाई को होने वाला है, तो आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखना है। 3 जुलाई को इसका एग्जाम होने वाला है और उसके बाद की आंसर की वगैरह लॉन्च हो जाएगी 7 और 9 जुलाई को। तो ये सारी चीज देख के आप पता लगा लोगे कि मेरी क्या रैंक आ रही है, क्या बन रही है, क्या मुझे आईआईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज में से कुछ मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने एक ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं, जब आप शायद ये वीडियो देख रहे हो तो हमने वो कर भी दिया हो, तो उसमें हम रैंक डालोगे आपको, या नंबर डालोगे, रैंक बता देंगे, रैंक डालोगे आपको बता देगा कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं और भी बहुत कुछ, सारी काउंसलिंग की डेप्थ इंफॉर्मेशन, किस काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग कैसे करना है, कैसे भरना है, ये भी हम बता रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक जरूर कर लेना जब आप इस वीडियो को देख रहे हो कि वो आया या नहीं आया, राइट। टाइम टू टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप वो ऐप ना जिंगा लाला हो जाएगा, आपने उसको लगा डाला तो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी, राइट, कि अगर हम फीडबैक और कमिटमेंट, अगर जो भी है, किसी को अगर आपत्ति है तो वो सब कर सकता है। रिलीज ऑफ डेट में आंसर की फाइनल 18 जुलाई को मिल जाएगी। तो ये सारी डेट दी गई है कि क्या होगा, कैसे करेंगे आप और क्या चीजें कर सकते हैं। सो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें, सो सीधी सी बात है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप 12th कर रहे हो या कर चुके हो, सीधी सी बात है। एज लिमिट नहीं है, रीजन क्या है, राइट। सो स्टूडेंट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी नॉट हैव बीन बोर्न बिफोर द 97, तो 1 अक्टूबर 1997 से इस साल के लिए पहले का नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें 17 साल आपके पूरे हो जाएंगे। सब एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कोई भी यहां पर ना करे। देयर इज ए रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, राइट। SC ST PWD में है, दे मस्ट बी बोर्न ऑन आफ्टर द 1 वे। सो अब आपको समझ में आ रहा है रिजर्वेशन क्राइटेरिया का कितना इंपॉर्टेंट महत्व हो जाता है अगर आप SC ST में। भाई साहब यहां पर ये कह रहे हैं कि यहां जो भी लोग इस साल आवेदन कर रहे हैं 1997 से
पहले अगर किसी की 96 में पैदाइश हुई है तो वो ये नहीं भर पाएगा, जेई एडवांस नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर SC ST PWD है तो 1992 में भी दे लोगे। क्वालिफाई एग्जामिनेशन की बात करें, स्टूडेंट मस्ट हैव पास द 12th क्लास एग्जाम इन 2021 और दोज हु आर एपरिंग, जो परस्यू कर रहे हैं, जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं या दे चुके हैं 2021 में, दोनों एलिजिबल होंगे। बस एज लिमिट जरूर दी गई है, उससे आपके नीचे नहीं होनी चाहिए। क्वालिफाई जेई मेंस ओनली द टॉप 25.5 lakh qualified student JEE main will be allowed to appear for JEE advance। तो आप घुमा फिरा के अगर बात करो तो ये समझ के आओ कि जितने भी JEE मेंस में अपियर होते हैं 20% के अंदर जितने भी आ जाते हैं वो क्वालिफाई कर लेते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कैंडिडेट अलाउड टू अटेम्प्ट द JEE मेंस 2 times in 2 consecutive year। सीधी सी बात है, आप एक साल में एक ही कर सकते हो, बट लगातार 2 साल तक दे सकते हो। मतलब अगर एक साल का ड्रॉप लेना चाहोगे तो आप दूसरे साल भी दे सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, साल में क्योंकि एक ही बार होता है तो आपने अगर ड्रॉप लिया तो नेक्स्ट ईयर भी आप दे सकते हो। लेकिन अब फिर कुछ नहीं हुआ ना तो आप कहीं की नहीं रहोगे। चलिए एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, राइट। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होंगे MCQ टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो जय माता दी वाले, राइट। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है, ये वाकई में टफ होता है। अगर हम बात करें जेई मेंस के बाद हो रहा है, जो बच्चे जेई मेंस को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो इसका MCQ लेवल क्या होगा। अब सेक्शन में डिवाइड है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पेपर 1 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यहाँ पर होगा। सो अब आपको पहला पेपर 3 घंटे का होगा, दूसरा पेपर भी 3 घंटे का होगा। सो पहला मैथ का, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का। अब अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम, तो देयर विल बी नो नेगेटिव, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इन द पेपर एंड विल वेरी डिफरेंट पेपर्स। सो नेगेटिव मार्किंग भी होगी और ये वेरी करता रहेगा कि अलग अलग नंबर जो आपको दिए जाते हैं, राइट, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, उसके हिसाब से। मीडियम ऑफ लैंग्वेज हिंदी में होगा और इंग्लिश में होगा, सिर्फ 2 लैंग्वेज में ये एग्जाम होगा। डॉक्यूमेंट कॉमन से डॉक्यूमेंट 10 चाहिए होगा आपको, राइट। इसके बाद 12 सर्टिफिकेट चाहिए होगा, नहीं है तो एनरोलमेंट वगैरह, राइट। और गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड चाहिए होगी। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, SC के हो, OBC के हो, ST के हो, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है अगर PWD में हो, तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगेंगे। रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 1400 रुपए, SC ST PWD के लिए 1400 रुपए और अदर कैंडिडेट के लिए 2800 रुपए, 2800 रुपीज आपके कहीं कहीं लग रहे होंगे। मिनिमम प्रिस्क्राइब मार्क्स की अगर हम बात करें, अब देखो यहाँ पर रैंक वाइज अगर हम बात करते हैं, मिनिमम परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स और मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। सो कॉमन रैंक लिस्ट में आपका करीब करीब मिनिमम परसेंट ऑफ एग्रीगेट मार्क्स में 35 आना चाहिए। जैसे हम पास होते थे ना 33 नंबर में 100 में से, इसी तरह का इन्होंने सिस्टम बना रखा है कि अगर हम बात करें जनरल वालों को इतना परसेंट आना चाहिए, राइट, कितने, तभी वो उसके लिए एलिजिबल है। जनरल EWS वालों को 30% आना चाहिए, OBC NCL मिनिमम इतना होना चाहिए, राइट। सब्जेक्ट वाइज भी दिया है कि इतना होना चाहिए। SC वालों के लिए 17% मिनिमम होना चाहिए, ST के लिए भी 17% मिनिमम होना चाहिए, PWD के लिए भी 17% होना चाहिए, राइट। सो एक मिनिमम रैंक दे दिए कि आपके भाई साहब अगर 100 नंबर का हो रहा है तो एटलीस्ट इतने नंबर तो हो आपके, राइट, या इतनी रैंक तो हो। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें रिजर्वेशन क्राइटेरिया की, तो जनरल कैटेगरी के लिए 50% रिजर्व होता है। अगर हम बात करें OBC के लिए 27%, SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5% और PWD के लिए 5%। तो इन सबको मिला के आप जोड़ोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये सबको मिला के हमारा हो रहा है 50% और 50% हमारा किसके लिए, जनरल के लिए। मार्किंग स्कीम भी यहाँ पर समझा दिए, 4 नंबर, ऑल मार्क रिस्पॉन्स फॉर करेक्ट आंसर, एक सही जवाब पर, राइट, ये एक सही सवाल पर आपको मिलेंगे 4 नंबर। और +3, +2, +1 फॉर द पार्टिसिपेट करेक्ट आंसर, प्रोवाइड एनी इनकरेक्ट ऑप्शन इज नॉट मार्क, सो -2 फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आप सीधी सी बात समझिए कि 50% आपका नंबर डिडक्ट हो जाएगा एक गलत आंसर पर, एक नहीं मतलब गलत आंसर पर 1 नंबर का है, या अगर 4 नंबर का है तो एक नेगेटिव मार्किंग, आपने एक सवाल गलत कर दिया तो आपको -2 नंबर हो गए। अगर वहां पर मान लीजिए कोई सवाल आपका 2 नंबर का है तो वहां पर आपने गलत कर दिया तो -1 हो गया, तो 50%
आपके मार्क्स उस सवाल के डिडक्ट हो जाएंगे नेगेटिव मार्किंग। तो ये ज्यादातर है। अगर आप बाकी आप देखोगे अलग अलग एग्जाम देखोगे, महाराष्ट्र का देखोगे, वेब जी का देखोगे, तो उसमें क्या होता है 0.25% नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन यहाँ पर 50% नेगेटिव मार्किंग है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मार्किंग स्कीम फॉर द क्वेश्चन विच नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप आंसर +3 फॉर करेक्ट आंसर, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। अब ये क्या है, ये सिर्फ नेगेटिव मार्किंग जो दिया गया है, नो नेगेटिव मार्किंग होगी वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे होगी, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस पे नहीं होगी। ये चीज समझना है। मार्किंग स्कीम फॉर मैचिंग लिस्ट टाइप एंड सिंगल करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन, तो यहाँ पर दिया गया है कि इसमें 3 आपको जो नंबर मिलेंगे वो एक सही जवाब पर और -1 इनकरेक्ट पे, राइट। तो चलिए IIT बॉम्बे विल बी रिलीज द जेईई मेन एडवांस एडमिट कार्ड। तो अब ये हमने अथॉरिटी बॉडी की बात करी है कि कौन कौन सी इस बार कर रहे हैं और कहाँ से आपको कंडक्टेड बॉडी है। अगर हम बात करें रिजल्ट का तो ये भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। काउंसलिंग की बात करें तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और काउंसलिंग आपको मिलेगी जोसा काउंसलिंग से। तो जोसा काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पर सारी चीजें हो रही होंगी, जिसमें आपको IITs, NIT, IIIT, GFTI सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप IIT के अलावा भी अगर आप चूज करना चाहो कि मुझे NIT के भी कॉलेजेस ले लें, तो पहले नंबर पे मान लीजिए आपने IIT यहाँ पर दिल्ली रख दिया, राइट, या IIT मद्रास की CS ब्रांच रख दी, या XYZ कोई और ब्रांच रख दी। इसके बाद आप तीसरे नंबर पर IIT इलाहाबाद भी रख सकते हो, हैदराबाद भी रख सकते हो, सॉरी, राइट। इसके अलावा आप NIT का कोई रख सकते हो, NIT आप XYZ जो भी रखना चाहो वो भी आप रख सकते हो। क्या आपने NIT यहाँ पर भोपाल रख दिया, मेरठ रख दिया, या XYZ रख दिया। सो एडवांस वालों के लिए सारे ऑप्शंस खुले, मतलब NITs के भी, GFTIs के भी, IITs के भी, वो चाहे तो पहले नंबर पे NITs को भी चूज कर सकते हैं। सो इसलिए जेईई एडवांस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हो जाता है। मतलब आपके पास बाकी ऑप्शन तो है ही है, लेकिन जो यहाँ पर 16,000 इंपॉर्टेंट सीटें हैं किसकी, IIT जैसे कॉलेजेस की, सो वो भी आपको यहाँ ऑप्शंस के तौर पर आ रही होती हैं। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक टेलीग्राम का और चैनल हमने बनाया हुआ है, वो टेलीग्राम के चैनल में आपको हर अपडेट मिलती रहेगी, किससे रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी चीजें, वो काउंसलिंग की हो या अदर स्टेट की काउंसलिंग हो, क्योंकि हर स्टेट में काउंसलिंग हो रही होती है और इसके साथ साथ चल रही होती है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे यहां जाएं वहां जाएं, कौन सी ब्रांच बेटर है कौन सी नहीं है, क्योंकि कई देखेंगे तो NIT से बेटर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होते हैं, राइट। सो कई स्टेट में अलग अलग एग्जाम होते हैं, लेकिन बहुत सारी स्टेट जेईई मेन को ही एक्सेप्ट कर रही होती है। तो आपने अगर जेईई मेंस दिया है तो आप मध्य प्रदेश में भी घुस सकते हो, आप अब यूपी ने भी अलाउ कर दिया, यूपी में भी घुस सकते हो, वहां के भी टॉप कॉलेजेस ले सकते हो, भले वो आप कोई से भी टॉप कॉलेज ले लो, राइट। सो एक जो अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं वो सभी आप उसमें एलिजिबल हो, NIT, IIT, राइट, बुंदेलखंड, अजय गर्ग, ये JSS अपनी कंफर्ट के जोन से। इसी हिसाब से आप MP का भी ले सकते हो, MP में भी आप सब आ जाओगे, GSIT, DAV भी, JEC, राइट, आप RGP भी हो या फिर वहां पर माधा हो, तो ये सारे कॉलेजेस ले जाओगे। सो 150 प्लस जो MP के कॉलेजेस हैं वो उसके लिए एलिजिबल हो आप जेईई एडवांस मेन देने के बाद। सो घुमा फिरा के अगर हम बात करें, अगर आप जोसा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे काउंसलिंग के साथ साथ बहुत सारे कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो। आई होप यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होंगी, सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। और इसके बाद भी अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो नीचे कमेंट करो, पूछो अपना सवाल जो भी आप पूछना चाहते हो। बाकी रोथर के नाम से इंस्टाग्राम ID है, जाओ जाके वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.